नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। भारत की न्याय व्यवस्था क्या अब सरकार की इच्छा से संचालित हो रही है? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद समेत 9 लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि ये सभी लगभग 5 साल से जेल में हैं। अदालत के इस रवैये को हर तरफ हैरानी से देखा जा रहा है। आमतौर पर अदालतें जमानत को नियम और जेल को अपवाद की तरह देखती हैं। आखिर क्या है अदालत का तर्क, और क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले मुस्लिम समाज के लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? उनके लोकतांत्रिक अधिकार को देशद्रोह बताने का नया चलन शुरू हो गया है। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिलेंगे कि आखिर सिविल सोसाइटी में इसके खिलाफ इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों है। तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं ये 2 कार्टून। देश के 2 मशहूर कार्टूनिस्टों के बनाए ये कार्टून 3 सितंबर को सोशल मीडिया पर वायरल नजर आए। ये दोनों कार्टून देश की न्याय व्यवस्था पर गंभीर टिप्पणी है। ये मंजुल हैं। मंजुल का कार्टून बता रहा है कि न्याय की देवी के हाथ से इंसाफ का तराजू छूटकर जमीन पर गिर गया है, और वजह उमर खालिद, यानी उमर खालिद को जमानत ना देना। वहीं ये सतीश आचार्य है, यहाँ पर भी कटघरे में उमर खालिद है, और यहाँ पर जज साहब बेल डिनाइड का पूरा फरमान दे रहे हैं, जबकि नीचे लिखा है बेल इज़ द रूल, बेल इज़ द रूल, और रूल्ड बुक, यानी कहा जाता है, नियम यह है कि अगर कोई लंबे समय तक विचाराधीन कैदी है तो उसको आप पहले ज़मानत दीजिए, जब उसका फैसला होगा तब वो जेल में जाएगा, ख़ास तौर पर जब चार्जशीट दाखिल हो गई हो। लेकिन यहाँ पर इसके बावजूद कि अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, बेल नहीं दी जा रही है, और 5 साल जवानी के 5 साल जेल में उमर खालिद और ऐसे ही तमाम लोग वहाँ पर गुजार चुके हैं। यानी ये पूरा आक्रोश आपको हर तरफ दिखाई पड़ता है। आमतौर पर जो कार्टूनिस्ट होते हैं वो इस तरह स्टैंड नहीं लेते हैं किसी के पक्ष में, जब तक कि उन्हें यकीन न हो जाए कि बेगुनाहों को सताया जा रहा है। तो ये गुस्सा जो देश के प्रमुख जो कार्टूनिस्ट हैं उनके काम में आपको अगर नज़र आ रहा है, तो साफ सी बात है कि बड़े पैमाने पर लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इन लोगों के साथ, यानी जो दिल्ली में हिंसा हुई थी 2020 में, उससे जुड़े तमाम लोग, लगभग 18 लोगों पर ये मामले चल रहे हैं, वो ज़्यादातर लोग इसमें फंसाए गए हैं। ये 2 सितंबर को फैसला आया था और 3 को ये कार्टून हमारे सामने है। आखिर 2 को क्या हुआ ये थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। 2020 में दिल्ली दंगों को की कथित तौर पर साजिश रचने, हालांकि दिल्ली में दंगा कहना ठीक नहीं है, हिंसा थी, पुलिस के साथ मिलकर लोगों ने हमले किए थे, और उसके बाद फिर दोनों पक्षों में झड़प भी हुई, ये भी सच बात है। तो जो भी हुआ उसकी साजिश रचने की जो पुलिसिया कहानी है, पहली नज़र में दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे सही मान लिया है, और उमर खालिद, शाजिल इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफ़ी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद को जमानत देने से इनकार कर दिया। ये सभी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत 5 साल से, करीब 5 साल से विचाराधीन कैदी के रूप में ही एक तरह से जेल में है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर ने जमानत से इनकार करते हुए जो कहा उसको आप यहाँ देखिए। उन्होंने कहा कि मुकदमे की गति स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगी। जल्दबाजी में की गई सुनवाई अपीलकर्ताओं और राज्य दोनों के अधिकारों के लिए हानिकारक होगा। यानी जो अपील करता है उनके भी हक में है कि जल्दबाजी ना हो। वैसे तो कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन मी लॉर्ड इस मामले में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं चाहते। 5 साल कोई जेल में है, फिर भी जल्दबाजी ठीक नहीं। जाहिर है अदालत को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात ठीक लगी होगी। तुषार मेहता ने एक बड़ी अजब बात कही जेल, वहाँ पर जब सुनवाई हो रही थी बेल के लिए, तो उन्होंने कहा यदि आप राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप बरी या दोषी ठहराए जाने तक जेल में रहें। गौर से देखिए तो ये बेहद विरोधाभासी वाक्य है। पहले हिस्से में कहा जा रहा है यदि आप राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, यानी तुषार मेहता ने बिना अदालती फैसले के मान लिया है कि उमर खालिद और तमाम दूसरे लोग जो जेल में हैं वे राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं।
यानी वे मुलजिम नहीं हैं, वे मुजरिम हैं। तुषार मेहता की नज़र में अदालती कार्रवाई शुरू होने से पहले ही उन्हें मुजरिम मान लिया जाए, ऐसा उनका कहना है। और फिर ये भी कह रहे हैं कि वे बरी या दोषी ठहराए जाने तक जेल में रहे। इसका मतलब है कि वे बेगुनाह भी हो सकते हैं। बरी होने का या बरी होने की संभावना का तो यही मतलब है। और जमानत का प्रावधान इसी स्थिति को देखते हुए बना है ताकि किसी बेगुनाह को फैसले के इंतजार में जेल में ना सड़ना पड़े। बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, यही सिद्धांत रहा है। ये मामला सभी आरोप तय करने के लिए अभी दलीलों के सुनने के चरण में है। नहीं, दलीलें सुनी जा रही हैं, अदालत में बहस हो रही है कि चार्जशीट सही है नहीं, इसके बाद मुकदमे का नंबर आएगा। ये पूरा मामला सीएए के खिलाफ आंदोलन से जुड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे लेकर भी एक गंभीर टिप्पणी की है, जिसपे सभी नागरिक अधिकारों से जो लोग भी थोड़ा संवेदनशीलता महसूस करते हैं, उन्हें गंभीरता से सोचना चाहिए कि हाईकोर्ट क्या कह रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नागरिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन की आड़ में किसी भी तरह के षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसी कार्रवाइयों को राज्य मशीनरी द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अभिव्यक्ति और संघ बनाने की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आती। इसके अलावा नागरिकों को विधायी कार्रवाइयों के खिलाफ अपनी चिंताएं व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है, जो शासन में नागरिकों की भागीदारी को दर्शाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करती है। यानी एक तरफ वो ये मान रही है, यानी दिल्ली हाईकोर्ट ये मान रहा है कि नागरिकों को अधिकार है कि वो तमाम जो विधायी फैसले हैं, यानी कानून जो बनते हैं, उनके खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन करें, लेकिन हिंसा का कोई षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। समस्या यह है कि प्रदर्शन राज्य के खिलाफ होते हैं और पुलिस राज्य का ही हिस्सा है। वो सरकार की इच्छा को देखते हुए किसी भी प्रदर्शन को साजिश करार दे सकती है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि दिल्ली हिंसा के मामले में बिल्कुल यही हुआ। सीए के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों को सरकार के खिलाफ उनके विरोध को देशद्रोह बता दिया। तो आखिर हुआ क्या था उस आंदोलन में, यानी सीएए? 5 साल पहले दिल्ली में तमाम इलाके इस तरह के धरने प्रदर्शन से भरे हुए थे। सीएए के खिलाफ, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित एक कानून है, जो कहता है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई शरणार्थियों को जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं, तेजी से नागरिकता दी जाएगी। इस कानून में मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण इसे भेदभावपूर्ण माना गया। आलोचकों का कहना है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो सभी के लिए समानता की गारंटी देता है। सीएए के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, खासकर दिल्ली के शाहीन बाग में, जहां महिलाओं ने महीनों तक सड़क जाम रखी। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम उस समय जो महिलाएं थी, बुजुर्ग महिलाएं, 80-80 साल की महिलाएं, वे भी उस समय सड़क पर थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सीएए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के साथ मिलकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बना सकता है। एनआरसी के तहत सभी को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी और जो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे उन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। सीएए मुस्लिमों को छोड़कर अन्य धर्म के लोगों को नागरिकता का रास्ता देता है, जिससे ये डर पैदा हुआ कि मुस्लिमों को बिना दस्तावेज के हिरासत में लिया जा सकता है। इस आंदोलन ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा। 24 घंटे चल रहा था, कड़ाके की ठंड थी। कुछ दिन बाद दिल्ली में चुनाव भी होने थे और माहौल गरमाया जा रहा था। 23 फरवरी को एक भड़काऊ भाषण से हिंसा का दौर शुरू हुआ। वो भाषण किसने दिया था? इन्हें पहचानिए, और ये उसी समय की तस्वीर है। कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा इस समय दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। कभी आम आदमी पार्टी में भी ये मंत्री हुआ करते थे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अपनी बोलियों के लिए काफ़ी मशहूर है। आरोप है कि उनका एक भाषण दिल्ली में भड़की हिंसा की वजह बना था। 23 फरवरी 2020 को जाफराबाद में कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस को रास्ता खाली कराने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में भी मिश्रा को ही हिंसा शुरू करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के भाषण भी काफ़ी आपत्तिजनक माने गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने किसी बीजेपी नेता के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की।
दिल्ली पुलिस और सरकार का रवैया जस्टिस मुरलीधर के मामले से और साफ हो गया। आपको शायद अब याद ना हो, लेकिन ये काफ़ी चर्चित मामला था। जस्टिस एस मुरलीधर दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठ जज थे। उनका तबादला 26 फरवरी 2020 की आधी रात पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया। 27 फरवरी को दिल्ली दंगों से संबंधित एक याचिका की सुनवाई करने वाले थे, जिस पर उनकी पिछली टिप्पणी काफ़ी चर्चित हुई थी। दरअसल जस्टिस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच दिल्ली दंगों से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्षमंदर और फराह नकवी ने दंगों में शामिल लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने और घायलों को इलाज और सुरक्षा देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस मुरलीधर ने जो कहा उसे अब आप पढ़िए। उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के कथित भड़काऊ भाषणों पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई, इसके लिए उन्होंने फटकारा दिल्ली पुलिस को। और दिल्ली पुलिस ने आगजनी और लूट की 11 FIR दर्ज की, लेकिन इन नेताओं के खिलाफ तत्परता क्यों नहीं दिखाई। दरअसल सुनवाई के दौरान जस्टिस मुरलीधर ने कपिल मिश्रा का एक वीडियो कोर्ट में चलवाने का आदेश दिया था, जिसे दिल्ली पुलिस ने हिंसा से जोड़ने से इनकार कर दिया था। फिर उन्होंने सुनवाई की तारीख 27 फरवरी तय की, यानी अगले दिन, और कार्रवाई स्थगित हो गई 26 फरवरी की। पर उसी दिन रात को जस्टिस मुरलीधर का तबादला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कर दिया गया। वैसे स्थानांतरण की प्रक्रिया पहले से शुरू थी, लेकिन जिस तरह से रातों रात यह आदेश जारी हुआ, टाइमिंग पर सवाल तो उठने ही थे। तो क्या कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई? इसका जवाब बताता है कि न्यायपालिका और सरकार की इच्छा के बीच कैसे संबंध है। शुरुआत में कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी, जस्टिस मुरलीधर की फटकार के बाद भी नहीं। 5 साल बाद 1 अप्रैल 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने यमुना विहार के एक निवासी मोहम्मद इलियास की याचिका पर कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मिश्रा दंगों के समय इलाके में मौजूद थे और उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का मामला बनता है, इसकी जांच जरूरी है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 16 अप्रैल 2025 तक इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद 9 अप्रैल 2025 को दिल्ली की एक अदालत ने इस जांच पर रोक लगा दी और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। फिर 21 अप्रैल 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्र न्यायालय से मिली राहत को बरकरार रखा और ये राहत जारी है। बीजेपी नेता होने का लाभ तो यकीनन मिलना ही था। उमर खालिद भी बीजेपी ज्वाइन कर लेता तो जवानी के 5 साल जेल में यूं ही ना बिताने पड़ते, क्योंकि जिसने भी चार्जशीट देखी है, उसका अध्ययन किया है, वो हैरान है कि उमर या कई और अन्य आरोपियों पर UAPA कैसे लग सकता है। उनकी बातों से आपको कोई एतराज़ हो सकता है, असहमति हो सकती है, लेकिन UAPA, उधर उमर और अन्य आरोपितों के प्रति दिल्ली पुलिस का रवैया बिल्कुल अलग है। दिल्ली पुलिस ने दावा जो किया है वो आप देखिए। खालिद ने दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए साजिश रची और उनकी गतिविधियां सरकार को घुटनों पर लाने की मंशा दिखाती थी, ये दिल्ली पुलिस का कहना है। और उनके भाषण में इनकलाबी सलाम और क्रांतिकारी इस्तकबाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब दिल्ली पुलिस की ये भाषा ही बहुत कुछ कह देती है। इनकलाबी सलाम, हिंसा की साजिश लग रही हो जिसे, उसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। वैसे अमरावती के भाषण में उमर ने जो कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। याद रखिए, दिल्ली में नहीं थे उमर खालिद, वो YouTube पर भी उपलब्ध है। यह है भाषण की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां। हमें गांधी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना है। ये कौन कह रहा है? उमर खालिद। ये देश हमारा है और हम इसके लिए लड़ेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। ये कौन कह रहा है? उमर खालिद। नफरत को प्यार से हराना है, हिंसा से नहीं। ये कौन कह रहा है? उमर खालिद। लेकिन दिल्ली पुलिस की नज़र में उमर एक खतरनाक आदमी है। आतंकवाद निरोधक जो धाराएं हैं, जो कानून है UAPA, वो उन पर लगाया गया। रिटायर्ड चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने हाल में एक इंटरव्यू में दावा किया कि उमर को इसलिए भी जमानत नहीं मिल सकी क्योंकि उनके वकीलों ने अपनी अर्जी वापस ले ली थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने लगता है जस्टिस मदन लोकुर को नहीं सुना, वरना वे समझते कि सुप्रीम कोर्ट में उनके रहते क्या क्या हुआ। जस्टिस मदन लोकुर ने बीते साल दिल्ली में कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स पर आयोजित एक सेमिनार में रोस्टर प्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने क्या कहा था?
जस्टिस मदन लोकुर ने कहा था, आपके पास उमर खालिद की जमानत मांगने का मामला है जो लंबे समय से लिस्ट नहीं हुआ, इसमें 13 बार स्थगन हो चुका है। आखिरकार वकील ने कह दिया कि हम मामले को पास लेना चाहते हैं। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे जानते थे कि फैसला क्या आने वाला है, उस मामले का भाग्य वे जानते थे। यानी मदन लोकुर कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस तय करते हैं कि कौन सा मुकदमा कौन जज सुनेगा, इसे रोस्टर कहते हैं। और आज हालत यह है कि सबको पता चल जाता है कि कौन सा जज किस तरह का फैसला देगा, जबकि कानून सबके लिए एक है। इस पूरे मामले में सरकार और पुलिस का रवैया आम मुसलमानों को अलगाव में डालने का है। ये साबित करता है कि अगर मुस्लिमों ने अपने हक अधिकार के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया तो उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुस्लिमों को अलगाव में डालना, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझना आरएसएस और बीजेपी की वैचारिकी का आधार है, लेकिन शायद वे नहीं जानते कि इससे भारतीय लोकतंत्र निराधार हो रहा है। भारतीय न्यायपालिका से उम्मीद की जाती है कि वो भारत को इस खतरे से बचाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सच बयानी का हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और शो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.